नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिषेक भी मौजूद हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि आज क्लोजिंग कॉल्स में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि शो में आगे आपके लिए क्या खास होगा, वो आपको बता देते हैं। तो आपके लिए हम लेकर आएंगे 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक, 2:10 के आपके लिए होगा क्लोजिंग ट्रेड्स और साथ ही 2:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। इसके अलावा फिर 3 बजे आपके लिए हम लेकर आएंगे बीटीएसटी एसटीवीटी कॉल, साथ ही 3 बजे आपके लिए मार्केट एट 3 भी होगा और बाजार बंद होने से ठीक पहले कल बाजार के लिए बड़े ट्रिगर कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। चलिए बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं। तो निफ्टी को देखें तो दिन के निचले स्तरों से यहां पर संभला जरूर है, लेकिन अभी भी 50 अंकों की गिरावट दिख रही है। 25,000 के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 0.25% की गिरावट अब सिर्फ और बची है। निफ्टी के बाद निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहां पर अभी भी 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। 55,200 के करीब निफ्टी बैंक यहां पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के बाद अब कुछ सेक्टर की बात करते हैं कि कहां पर किस तरह के एक्शन दिख रहे हैं। तो शिपिंग शेयरों में आज अच्छी तेजी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखिए अच्छी मजबूती के साथ करीब 3.5% की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। लेकिन आईटी पर आज भी दबाव है। आईटी शेयरों में कोफोर्ज, विप्रो जैसे शेयर भी 2% नीचे हैं। दिग्गज के साथ साथ मिड कैप स्टॉक्स जिनका एक्सपोजर यूएस मार्केट में ज्यादा है, वहां पर दबाव ज्यादा दिख रहा है आज। लेकिन एफएमसीजी शेयरों में अच्छी तेजी है। खपत वाले शेयरों में अच्छी तेजी लगातार जारी है। एचयूएल को आज देखें तो 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो बाजार में आज हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे सत्र में कमजोरी है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है। और निफ्टी में जो गिरावट है रह गई है 50 अंकों के आसपास की। लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 80-90 अंकों के आसपास की सुधार निफ्टी में हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक भी संभला है, लेकिन आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की कमजोरी के चलते आज दबाव कायम है। एफएमसीजी शेयरों में आज हम रौनक देख रहे हैं और एचयूएल कर रहा है लीड। लेकिन बाजार में और कहां पर एक्शन हुआ है, आज के बिग बजर्स कौन से, ये भी समझ लेते हैं। विश्वमोहन बताइए कहां पर बड़ा एक्शन है शेयरों में? देखिए आज अगर बड़े एक्शन की बात करें तो शिपिंग पर सरकार का फोकस है। लगातार इसको लेकर खबरें भी आती रहती है और वही खबर देखिए आज भी यहां पर हावी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। करीब 3.5% की तेजी यहां पर दिख रही है। मजगांव डॉक यहां पर भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है और जीआरएससी ये भी मजबूत है। हालांकि आज के सत्र में कोचिन शिपयार्ड जहां पर दायरे में सिर्फ कारोबार देखने को मिला। इसके अलावा जहां पे बजिंग है और जो ये एक बड़ी खबर भी है कि सरकार एफआईआईज जो फॉरेन होल्डिंग है सरकारी बैंकों की वो बढ़ा सकती है। इस खबर के दम पर देखिए सरकारी बैंकों में अच्छी मजबूती आ रही है, जिसमें इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज के सत्र में ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है और इंडियन बैंक यहां पर लीड कर रहा है। करीब 2.25% की तेजी इंडियन बैंक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा रियल्टी शेयरों की अगर बात करें तो यहां पर जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट थी वो अच्छी नहीं थी। उनको लग रहा है कि आने वाले जो समय होंगे रियल्टी शेयरों के लिए, सेक्टर के लिए, वो काफी वॉलेटाइल होंगे। उसका असर साफ तौर से यहां पे दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन यहां पर बिकवाली हावी दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर करीब 4% की गिरावट है। ओबेरॉय रियल्टी यहां पर भी 2% से ज्यादा की गिरावट। डीएलए, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर्स भी आज के सत्र में काफी दबाव में दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर है जिसमें होल्डिंग कंपनियों के अगर बारे में बात करें तो यहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, जिसमें टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स और जुआरी इंडस्ट्रीज और साथ ही नालवा इन्वेस्टमेंट, ये सारे स्टॉक्स आज के सत्र में अच्छी तेजी है। और ये अच्छी तेजी देखिए आज जुआरी इंडस्ट्रीज में तो 20% के आसपास की तेजी दिख रही है। अभिषेक, ये तो बात हुई बजिंग स्टॉक्स की, लेकिन बाजार का सेटअप आपको कैसा लग रहा है? किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना चाहिए? कहां कुछ मौके दिख रहे हैं आपको और क्या क्यूज, क्या ट्रिगर आपको दिख रहे हैं फिलहाल?
विश्वनाथ देखिए बहुत चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन ये कि हाँ प्रॉफिट टेकिंग बाजार में साफ दिख रही है और 4 सत्र की कमजोरी हो गई है निफ्टी में। और इस 4 सत्र में लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आई है। हालांकि अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 80-90 अंकों के आसपास की रिकवरी भी आई है। तो गिरावट में मुझे लगता है कि खरीदारी की अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। आज की दिक्कत की वजह ये रही कि एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक ये चल नहीं रहे हैं और इनका वेटेज ज्यादा है। तो ये वेटेज वाला भी खेल बाजार में चल रहा है और इनका ना चलना बाजार को परेशान कर रहा है। निफ्टी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, एमएनसी अगर आप छोड़ दें तो बाजार में आज चौतरफा आपको लाल रंग ही दिखाई देगा। और रियल एस्टेट में, प्राइवेट बैंकों में, ऑटो में और आईटी शेयरों में गिरावट ज्यादा है। अब आईटी में जो गिरावट है इसको आप लिंक कर लीजिए अमेरिका में जो इशू चल रहे हैं H1B वीजा को लेकर, उसके बाद कुछ नए रूल वगैरह आ सकते हैं, इस बात की चिंता है। ऑटो शेयर बहुत चले थे, हमने देखा कि जीएसटी के रिडक्शन के अनाउंसमेंट के बाद से इंडेक्स में करीब 13-14% के आसपास का हमने राइज देखा। थोड़ा थोड़ा वहां पर अब प्रेशर आना शुरू होगा। इसके अलावा प्राइवेट बैंक में हमने बता दिया कि क्यों दिक्कत आ रही है। तो ये कुछ खेमे हैं। डाउ फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि नरमी अब फिलहाल दिख रही है और यूरोप में जो शुरुआत हुई है वो कमजोर शुरुआत हुई है। निफ्टी की बात करें तो अच्छी चीज आज ये रही कि 25,000 के स्तर को देखिए निफ्टी ने आज डिफेंड किया है और अब जो बचा हुआ सत्र है 1.5 घंटे के आसपास का, ऐसा लग रहा है कि 25,100 से 25,000 के रेंज में निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा और 25,200 को पार करने में आज के सत्र के लिए थोड़ी सी कठिनाई आएगी। फिर भी मेरा मानना है कि ये जो गिरावट आ रही है इसका बाइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 25,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी अगर मिले तो आपको वहां पर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। एफआईज शॉर्ट कवरिंग कर नहीं रहे हैं। 14% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग हो गई, हमने 8% के भी नीचे देखा था। तो एक थोड़ी सी रिलीफ का साइन है, लेकिन अगर एफआईज ने अगर शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सा गियर और दबाया तो बाजार को यहां से और हम सपोर्ट लेते हुए देखेंगे। टैरिफ को लेकर देखिए अनिश्चितताएं हैं। हालांकि बातचीत शुरू हो गई है दोनों देशों के बीच में, लेकिन आगे आउटकम क्या आएगा, क्योंकि ट्रंप के बयानों से कुछ हम कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। तो ये एक हैंगओवर जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि डर काफी कम है। निफ्टी बैंक की बात करें तो पिछले 3 सत्र में हमने देखा कि निफ्टी बैंक 100 डीएमए को क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं पर जाके ठिठक गया, क्योंकि 12 सत्र की हमने एक तरफा रैली देखी थी और उसके बाद बाजार में एक निफ्टी बैंक में ठहराव सा आ गया है। हालांकि 55,000 के लेवल को निफ्टी बैंक ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक अगर ये नहीं चलेंगे, क्योंकि इनका वेटेज है 53% के आसपास का इंडेक्स में, तो इनका चलना जरूरी है। 55,000 पर हालांकि सपोर्ट है नियर टर्म में आज की अगर हम बात करें तो, और 55,500 और फिर नेक्स्ट 56,000 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी बैंक के लिए काम करेंगे। निफ्टी बैंक चलेगा या नहीं चलेगा ये काफी हद तक निर्भर करेगा आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की चाल पर। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट करना है तो मेरा मानना है कि निफ्टी बेटर प्लेस दिखाई दे रहा है यहां से। लेकिन चलिए जरा अपने एक्सपर्ट को जो जोड़ते हैं शो में और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आदित्य, आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर? क्या ये गिरावट पर खरीदारी का बाजार है? अगर हां तो दोनों इंडेक्स में आपको बेहतर क्या लग रहा है, कहां पर अपॉर्चुनिटी होगी? गुड आफ्टरनून अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी बताया कि ये गिरावट से बहुत ज़्यादा इस पर रीड नहीं करना चाहिए। मार्केट में एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिल रही है अच्छे खासे अप मूव के बाद, और इसको अपॉर्चुनिटी के जैसे यूज़ करना चाहिए। मेरा मानना है 25,000 के लेवल्स जो निफ्टी पे है वो इंटैक्ट रहने चाहिए। उस पर मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेक करके मार्केट में एक बहुत बड़ी कुछ गिरावट हमें देखने मिलेगी, और यहाँ से अपॉर्चुनिटी है निफ्टी पे लॉन्ग करने का। मुझे थोड़ा सा निफ्टी बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी करंट लेवल्स पे। रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल लग रहे हैं और मुझे लग रहा है पर बैंक निफ्टी वापस से अटेम्प्ट करेगा 25,400 25,600 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से अगर मैं देखूं तो काफी बेहतरीन लग रहा है निफ्टी मुझे। यहाँ पे 25,000 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा है अभिषेक जी, और फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ी 50-60 पॉइंट की अगर मुझे फॉल दिखने मिल रही है तो शायद और एक अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐड करने के लिए। और ऊपर के लेवल्स पे एक बार 25,400 से 25,600 के लेवल्स शायद हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट वीक हमको टेस्ट करते हुए दिखाए। अगर हम बैंक निफ्टी की चर्चा कर लें यहाँ पे तो 55,000 का जो एक लेवल है वो अहम सपोर्ट रहेगा।
कल हमने देखा था बैंक निफ्टी में एक एकाएक शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी। पीएसयू बैंक्स ने लीड उसको स्टार्ट किया था रैली को। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि 55,000 जो एक सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी पे, वो अहम रहेगा और आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि ये जो रैली पीएसयू बैंक्स में हमने कल देखी, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी थोड़ी बहुत आ जाए। तो बैंक निफ्टी एक बार हमको 56,000 के लेवल्स दिखा सकता है। बट बिटवीन द बोथ एक बार निफ्टी बेटर लग रहा है मुझे करंट लेवल्स पे। करंट लेवल पे आपको निफ्टी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है और 25,000 के आसपास या उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और 25,000 ऑप्शन चेन को भी देखें तो ये पे अहम सपोर्ट लेवल 25,000 लग रहा है और अगले हफ्ते इनको लगता है कि 25,400 25,600 ये लेवल भी निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है। और निफ्टी बैंक आपको लग रहा है कि 56,000 तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका कन्विक्शन ज़्यादा निफ्टी को लेकर है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की, क्लोजिंग ट्रेड्स की। आदित्य बताइए, अगले 1.25 घंटे के आसपास बचे हुए हैं, क्लोजिंग के लिए क्या ट्रेड्स आप लेके आए हैं आज? दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा विश्वमोहन जी। पहला है कैपिटल गुड स्पेस से एलएनटी। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है चार्ट सेटअप उसका अभी करंट लेवल्स पे और एक फ्रेश ब्रेकआउट करने के लिए रेडी। और हम देख रहे हैं लगातार कैपिटल गुड स्पेस में बाइंग हमें देखने मिल रही है, तो एलएनटी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट्स 3900 का आएगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको 3630 का लगाना है। सेकंड स्टॉक टाटा कंज्यूमर का है। हमने देखा यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्टॉक में और उसके बाद वॉल्यूम्स पे अच्छी बाइंग देखने मिली है। आरएसआई और एमएससीडी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर दूसरा स्टॉक रहेगा मेरे एंड से बाइंग के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 1200 का यहाँ पे टारगेट और 1100 का स्टॉप लॉस। तो एक कंजम्पशन वाली और एक कैपिटल गुड्स, दोनों तरह के अलग अलग सेगमेंट से आप एक एक स्टॉक्स लेकर आए। तो एलएनटी खरीदने की सलाह है 3,900 पे और साथ ही टाटा कंज्यूमर भी खरीदारी की राय आपकी तरफ से आ रही है और उसका टारगेट है 1,200 रुपए का। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। आज के सत्र में ऑटो में टाटा मोटर्स काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। हालांकि बाकी ऑटो स्पेस हालांकि यहाँ पे चला भी है, लेकिन टाटा काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। टाटा मोटर्स क्या लग रहा है यहाँ पे इस गिरावट के बाद आपकी नई रणनीति क्या है आदित्य? विश्वमन जी, ये थोड़ा सा स्टॉक ना अंडर परफॉर्म किया है हम, जैसा कि आपने अभी कहा भी। और कहीं ना कहीं इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है टाटा मोटर्स पे। बट अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें इसमें 1 से 2 साल का, तो मेरे हिसाब से स्टॉक काफी लुक्रेटिव है करंट लेवल्स पे। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। इमीडिएट कुछ इसमें मोमेंटम नहीं है अपसाइड पे, तो आपको इमीडिएट मूव नहीं मिलेगा। एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है हमें स्टॉक में और शायद और एक महीने वैसा ही रहे स्टॉक, एक साइडवेज कंसोलिडेशन रहे जब तक कि ये 730 740 के लेवल्स को निकाल के उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है। बट अगर आपका लंबा नजरिया है, 1 से 2 साल आप इसमें बने रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल करंट लेवल से मेरे हिसाब से इस पर खरीदारी करनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके स्टॉक को रखे और वेट करिए। एक बार 730 740 के ऊपर अगर स्टॉक निकल आता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें 1,000 रुपए तक का देखने मिल सकता है। अगर हम नीचे सपोर्ट्स की बात कर ले तो 650 से लेके 620 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे एलएनटी टाटा मोटर्स पे, माफ करिएगा। तो टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म बेट के लिए बहुत सही है। अगर आपको उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो अवॉइड करें, क्योंकि कोई मोमेंटम अभी भी नहीं आया विश्वमोहन जी इसमें। ठीक है, टाटा मोटर्स मोमेंटम तो आता है, लेकिन मोमेंटम सारा का सारा फिजल आउट हो जाता है। और हमने देखा था कि 720 रुपए तक ये शेयर गया था, लेकिन उसके बाद फिर से कॉर्नर हो रहा है। 686 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आपकी थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया है तो टारगेट 1,000 रुपए का और स्टॉप लॉस आप 650 620 650। उम्मीद करेंगे कि यहां से शेयर एक बार अगर वहां तक गया तो वहां से फिर से ये घूमेगा। एक व्यू जरा आदित्य जी आपसे चाहिए डी मार्ट के शेयर पर। पिछले 2 दिन में हमने इसमें बिकवाली देखी, आज ये शेयर लौटा है तेजी में और करीब 1.25% के आसपास की तेजी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में। त्योहारी सीजन चल रहा है तो निश्चित तौर पर ये फेस्टिव बाइंग के चलते तो फोकस में रहेगा ही रहेगा एवेन्यू सुपरमार्ट। इसको लेकर आपका व्यू क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? और मान लीजिए किसी को अगर समय देना हो, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये अक्टूबर का भी पूरा महीना अगर दे दें तो क्या टारगेट उम्मीद करके चलें इसमें? बिल्कुल अभिषेक जी, स्टॉक का सबसे अहम बात यह है कि इसने एक ब्रेकआउट दिखाया था वॉल्यूम पे। ये जो
4600 का जो पड़ाव है, यहाँ पे एक लगातार रेजिस्टेंस था स्टॉक पे और इसके ऊपर एक बार ब्रेकआउट करके स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिखाया और अब हम देख रहे हैं कि 4600 ऑन द डाउन साइड जब करेक्शन आ रहा है तो एक सपोर्ट का जैसा ये इसमें सपोर्ट ले रहे हैं स्टॉक यहाँ पे। तो 4600 जब तक इंटैक्ट है, मेरा मानना है कि स्टॉक आपको आने वाले दिनों में हायर लेवल्स दिखाने वाला है। इसमें स्टॉप लॉस लगा है 4600 के जस्ट नीचे, 4550 4500 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर जैसा कि आपने कहा अगर इसमें हम 1 महीने का समय दें और दिवाली को मद्देनजर रखते हुए हम इसमें खरीदारी करें तो एक बार ये 5200 तक के लेवल दिखा सकता है। 5200 हमें इसमें देखने मिल सकता है वेन्यू सुपरमार्ट में। चार्ट सेटअप लॉन्गर टर्म मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और ब्रेकआउट जो वॉल्यूम पे आया था वो इंटैक्ट है अभी भी। तो ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम देखें तो एक 4550 4500 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे इसमें और आपको इसमें 5200 तक के लेवल्स 1 से 1.5 महीने में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर ये व्यू 5200 के टारगेट, 4550 रुपए का स्टॉप लॉस इस शेयर के लिए। एक और शेयर जिसमें हमने देखा था कि बहुत तेज रफ्तार से ये शेयर ऊपर गया था लेकिन उसी रफ्तार से फिर ये नीचे भी गिर रहा है। अडानी टोटल गैस की बात कर रहे हैं। कल हमने देखा कि वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त था शेयर में और आज जो वो एक्शन जो है रिपीट हो रहा है वॉल्यूम के टर्म में भी और डिक्लाइन के टर्म में भी। करीब 6% नीचे ये शेयर आपको दिखाई देगा। दिन के निचले स्तर पर है अडानी टोटल का शेयर। अडानी टोटल आदित्य, मतलब ऐसा लगा कि नहीं शेयर ये उड़ान भरने के लिए तैयार है लेकिन ये तो क्रैश लैंडिंग हो रही है 2 दिन से। क्या करें अडानी टोटल में? किसी की अगर तेजी की पोजीशन है और प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट बुक कर ले। बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट अगर आप मुझसे 3 दिन पहले भी ये सवाल पूछते तो मैं बोलता था अदानी के 2 से 3 ही शेयर है जिसपे हमको फोकस करना चाहिए। पहला है अदानी पोर्ट्स, दूसरा है अदानी एंटरप्राइजेज और दूसरा अदानी एंटरप्राइज, तीसरा अदानी पावर। ये 3 स्टॉक छोड़ के मेरा मानना है कि कोई भी स्टॉक में आप हाथ ना लगाए। अगर अपमूव दिख रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एग्जिट करने का तो बिल्कुल एग्जिट करें और अगर किसी को प्रॉफिट बन रहा है अभी अदानी टोटल गैस पे जैसा कि आपने कहा, एग्जिट करे, स्टॉक से दूर रहे, बेटर है क्योंकि वो जो अपमूव आया था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है स्टॉक में अब। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुकिंग आप इसमें कर लीजिए। देखिए हिंडनबर्ग वाले मामले में जब अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली थी मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से तो हमने तेज रफ्तार देखी और ये शेयर थोड़े से ना इनका बीटा हाई है और इसमें काफी तेज उतार चढ़ाव होता है और अडानी टोटल उसी का शिकार हो रहा है। 6% आज भी ये शेयर गिर गया है। प्रॉफिट हो रहा तो इसमें से आप प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट कर लीजिए, एक बेहतर रणनीति आपके लिए होगी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर हम आदित्य जी से चर्चा करेंगे और कुछ बेहतरीन रिसर्च भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, आप में जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सहयोगी सृष्टि शर्मा के पास। सृष्टि, बताइए किन शेयरों में बिग एक्शन देखने को मिल रहा है आज? जी हाँ, ऐसे बाजार में भी ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज बिग एक्शन हम देख रहे हैं और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से जो कि शिपिंग सेक्टर के लिए आई है, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमें पता ये चला है कि शिपिंग सेक्टर के लिए 3 स्कीमों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ की रकम की मंजूरी मिल गई है। आपको याद होगा कि बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इन सभी स्कीम्स के बारे में बताया था, पर आज उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है और इसको लेकर जी हाँ कई सारे काउंटर्स में बहुत एक्साइटमेंट है। इसके अलावा बात करें मिंडा कॉर्प की, तो यहाँ पर हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि विजन 2030 जो आया था उसमें अपनी आय 2030 तक 3.5 गुना यानी 17,500 करोड़ तक ले जाने का कंपनी का लक्ष्य है। मार्जिन्स में भी सुधार के बाद 12.5% ले जाने की कोशिश रहेगी और 2030 तक कंपनी कर्ज मुक्त होने के लिए भी एम कर रही है। इसी के चलते सुबह से ही एक्शन है और अभी भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर 9% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।
अब बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स की, क्योंकि यहाँ पे मॉफी रिजिट्स के अधिग्रहण के लिए, जो उनकी साउथ एशिया की राइट्स है, उसके अधिग्रहण के लिए कंपनी ने जो रकम जुटा दी थी, अब उसका एक्विजिशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता हुआ नजर आया है और इसके चलते स्टॉक में लगभग 6-6.5% का उछाल सुबह से ही। केन्स टेक्नोलॉजी, हाल फिलहाल आपको याद होगा कुछ मैनेजमेंट रिजेक्ट्स के चलते ये कंपनी फोकस में थी, पर अब नई नियुक्ति होती हुई नजर आई है, जहां पर कंपनी के नए एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर का अनाउंसमेंट किया गया है। और आखिरी में आप देखेंगे तो कई सारी होल्डिंग कंपनीज में आज बेहद इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स दिख रहे हैं। जैसे आप बात करें टाटा इन्वेस्टमेंट पे, JSW होल्डिंग, जुआरी इंडस्ट्रीज, इन सभी काउंटर्स में जो है आज एक अच्छा एक्शन है। तो कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनीज पे इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से आता हुआ दिख रहा है। तो ये थे तमाम काउंटर्स जहां पर आज हम देख रहे हैं बिग एक्शन। शुक्रिया सृष्टि ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए, और कौन कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर काफ़ी ज़्यादा आज एक्शन दिख रहा है बताने के लिए। चलिए इन्हीं स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। आदित्य, आप SCI पे बताइए, आज अच्छी तेज़ी है शिपिंग सेक्टर के लिए। सरकार ने 3 स्कीम को मंजूरी भी दे दी है, कैबिनेट से ये मंजूरी मिली है सोर्सेज के हवाले से, हालांकि कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, नोटिफाई होना बाकी है। इस पर SCI पर आपकी राय क्या है सर? विश्वनाथ जी, एक अच्छा अपमूव हमने 2 दिन पहले भी देखा था स्टॉक में, लेकिन फिसल आउट हो गया कहीं ना कहीं। 240 242 ये जो लेवल्स है स्टॉक के लिए, ये थोड़ा सा अहम रहेगा यहाँ से। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप बने रहे, अगर आप फ्रेश एंट्री के मौके देख रहे हैं तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड फेज में बाइंग करें, अभी थोड़ा खरीदारी करें। और अगर ये स्टॉक 242 के ऊपर निकल जाता है ना SCI, तो फिर आप इसमें और एडिशन करें, स्टॉक में पोजीशन और बिल्डअप करें इसमें। आपको यहाँ पे 280 के लेवल्स तब देखने मिलेंगे, 280। और नीचे में सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका, 225 से लेके 220 का है। तो एक 220 का स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। और अगर 242 के ऊपर निकलता है तो उसमें पोजीशन एंड करें। बिल्कुल वॉल्यूम जितना हो रहा है विश्वमन जी, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने में हमें मिल सकता है। तो बिल्डअप अच्छा हो रहा है, चार्ट सेटअप अच्छा है। मैं ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा हूं 242 के ऊपर, बल्कि आप थोड़ा पोजीशन अभी बना सकते हो और ब्रेकआउट पे और ऐड करें। यहाँ पर भी आप पोजीशन बना सकते हैं या थोड़ा और ऐड भी कर सकते हैं हर गिरावट पे। 220 से 225 के बीच का स्टॉप लॉस लगाए। अगर 242 का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है SCI तो 280 रुपए का लेवल भी आपको आने वाले समय में दिख सकता है। एक और सेक्टर है सरकारी बैंकों का, वहाँ पर आज अच्छी तेजी है और सरकार ने ये इंडिकेट की है, ये जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो फॉरेन होल्डिंग लिमिट है, जो 20% की अभी लिमिट है, उसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर चर्चा चल रही है सरकार के अंदर, क्या लग रहा है? और साथ ही कुछ और जो PSU बैंक्स है उसमें OFS लाने की और डाइवेस्टमेंट की भी तैयारी है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, यूको, सेंट्रल बैंक के नाम शामिल है। काफ़ी बज़ कर रहा है ये पूरा पैक। क्या लग रहा है यहाँ से टॉप पिक क्या निकल के आ रही है? इंडियन बैंक आज के सत्र में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी बिल्ड होते दिखे हैं, क्या करें अब? इसमें बने रहना चाहिए विष्णु जी। ये स्पेस, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा कि PSU बैंक्स का एक खेमा है जो पिछले कुछ दिनों से बज़ कर रहा है और अच्छा खासा एक अपमूव हमें देखने मिल रहा है। और मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। आप कैनरा बैंक देख ले, बैंक ऑफ बड़ौदा देख ले, इंडियन बैंक की बात की आपने, वो देख ले, या फिर SBI देख ले, दिग्गज PSU बैंक की, ये सभी बैंकों में हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा एक अपमूव आ रहा है। और मुझे लग रहा है ये अपमूव इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगा और ज्यादा इसमें थोड़ा सा बिल्डअप होना चाहिए। कैनरा बैंक की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 135 से लेके 140 के लेवल्स आपको कैनरा बैंक में देखने मिल सकते हैं। अगर SBI की बात कर लूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है मुझे। 900 के लेवल्स को शायद क्रॉस भी कर जाए SBI। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है PSU का खेमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपमूव दिखा रहा है। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती भी है इसमें तो अपॉर्चुनिटी के जैसे यूज करना चाहिए इसको एक फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप के लिए। और उसमें टॉप 2 स्टॉक्स जो मेरे रहेंगे वो PSU स्पेस में से SBI और कैनरा बैंक के ही रहेंगे। कैनरा बैंक में 135-140 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है और SBI में यहाँ पे 900 से ऊपर करीब 910 का एक टारगेट लगाए खरीदारी करनी चाहिए। तो ये 2 स्टॉक्स मेरे रडार पे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे, जो कि खरीदारी के लिए देखना चाहिए। कैनरा बैंक 135-140 के टारगेट, और SBI की बात करें तो 900-910 रुपए तक ये जाने का दमखम रखता है। तो इन 2 शेयरों पर बुलिश है। और आज सुबह हम बातचीत कर रहे थे कि अगर आपको Q2 की यानी कि सितंबर तिमाही के नतीजों की तैयारी करनी है तो आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए? हमारे साथ हैं हेलिस कैपिटल के दिनशा ईरानी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर
आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए और आउट परफॉर्मेंस निकल के आएगी। और एग्जैक्टली जो चीज़ें फंडामेंटली होती हैं फिर वो चार्ट पर रिफ्लेक्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं और वो हो रहा है। बैंकिंग फाइनेंशियल की बात करें आदित्य, तो एक बार जरा ना आप मुझे SBI कार्ड के बारे में भी व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन चल रहा है और अब नवरात्र के बाद दशहरा, दिवाली, धनतेरस, तमाम ये फेस्टिवल ये आएंगे। SBI कार्ड में हम ठहराव आते हुए देख रहे हैं। आज 2% की तेजी है, हालांकि ऊपरी स्तरों से गिरा बहुत ज्यादा था ये। आपको लगता है कि अब ये संभल गया है शेयर और तेजी इसमें करनी चाहिए? थोड़ा सा नंबर फुटेड होना बहुत जरूरी है स्टॉक में अभिषेक जी। अगर मैं उसको हिंदी में कहूँ तो थोड़ा सा सतर्क रहे आप, और खरीदारी करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बट स्टॉक का एक फितरत है कि ये अपमूव दिखाने के बाद करेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस पे 1020 का एक टारगेट लगाए, वो एक बहुत अहम पड़ाव है। 1020 जो स्टॉक नहीं निकाल पाता है, और नीचे में अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 850 का एक स्टॉप लॉस लगा और करंट लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। एक अच्छी अपमूव आ रही है, जैसा कि आपने कहा। हमने पिछले हफ्ते भी इसमें एक बाइंग देखा, अच्छे वॉल्यूम्स पे बाइंग देखने मिला था, और एक छोटे से प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक अच्छी मूव आज भी देखने मिल रही है स्टॉक में। तो बिल्कुल 850 का एक स्टॉप लॉस लगाए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, और जैसे ही स्टॉक 1020 के आसपास आता है वहां पे प्रॉफिट टेकिंग का भी सोचे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक पे जो निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, SBI कार्ड्स को लेकर रिव्यू 1000 और 1020 के टारगेट के लिए आपको इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन मिल रही है आदित्य जी की तरफ से। 850 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आज बैंकिंग फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं कि देखिए रौनक, अगर आप फ्रंट लाइनर्स को छोड़ देंगे ना तो NBFCs में छोटे बैंक, सिटी यूनियन बैंक हो गया या फिर CSB बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये कुछ शेयर्स आपको ठीक ठाक मूव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। बाजार में हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है और निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि करीब 400 अंक फिर से नीचे है, 55,000 के सपोर्ट के आसपास आ गया है, 0.25% के आसपास की नरमी है। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसको भी समझेंगे, कुछ और एक्सपोर्ट को जोड़कर इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रो एक यॉर्कर रख, यॉर्कर। तू जा रहे खुद की सुनने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, अबे बाउंसर की सुनने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited, an established full-service brokerage house in India with over 30 years of experience, now launches an initial public offer of equity share of face value of ₹5 each in the price band of ₹393 to ₹414 per equity share. Bid issue opens on September 23rd, 2025, closes on September 25, 2025. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। पता बदलेगा, जिंदगी बदलेगी। लिविंग रूम में तो जैसे हाथी घोड़े दौड़ेंगे, कोई बचपन जब मेहमान हमारा होगा। पता बदलने का ख्याल अपने साथ हमेशा जिंदगी बदलने की उम्मीद नहीं आता है। मैजिक ब्रिक्स, पता बदलो, लाइफ बदलो। और NRI? अरे उससे याद आया, एक NRI अकाउंट खोलना है। गो फॉर SBI NRI अकाउंट। इजी है। NRI रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ब्रो, ओपन अकाउंट डिजिटली, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, सबको पता है। SBI NRI सर्विसेज इजी है, सबको पता है। Jaro Institute of Technology Management and Research Limited now launches an initial public offer of equity shares of face value of ₹10 each in the price band of ₹846 to ₹890 per equity share. Bid offer opens on Tuesday, September 23, 2025, closes on Thursday, September 25, 2025. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. देश की प्रगति का केंद्र बिंदु दिल्ली और प्रगति के सफर में
दिल्ली एनसीआर के उन कर्मठ उद्योगपतियों का योगदान अहम है जो करोड़ों युवाओं के सपनों को कर रहे हैं साकार। ईटी नाउ स्वदेश सम्मानित कर रहा है ऐसे बिजनेस लीडर्स को जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाइम्स नेटवर्क जीम्स ऑफ दिल्ली एनसीआर 25 सितंबर 2025 नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और बाजार की चाल अगर देखें तो निफ्टी अभी भी यहाँ पर कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। करीब 90 अंकों की इस दौरान गिरावट फिर से बढ़ी है। 25,100 के नीचे निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक की गिरावट और फिर से बढ़ती दिख रही है। 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। इस बीच हमारे दो मेहमान और जुड़ गए हैं। सौमिल मेहता हैं, आस्था जैन भी हैं। उनसे भी जान लेते हैं आज के क्लोजिंग ट्रेड्स उनके क्या हैं। सौमिल, आपसे शुरू करूंगा। आप बताइए, आज क्लोजिंग 1 घंटे का ट्रेड करीब बचा हुआ है, क्या मौके देख रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर मुझे लगता है कि अब जो लेवल्स टूटे हैं, कुछ वर्क क्रूशियल लेवल्स टूटे हैं, खास करके बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस अभी और भी बढ़ेगी, खास करके उन स्टॉक्स में जो ऑलरेडी वीक है, जो डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, जैसे बंधन बैंक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऑन द डेली चार्ट नीचे की तरफ टूटा है, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 2040 डेली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 164 का और टारगेट नीचे में होगा 150 का। दूसरा कॉल होगा टाटा मोटर्स में। इवन टाटा मोटर्स एक डाउन ट्रेंड में है, जैसे दूसरे ऑटो स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली देखी है, उसके सामने टाटा मोटर्स ने बहुत ही लगाड़ रहा है। और इनफैक्ट टाटा मोटर्स में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड रिज्यूम की है। तो इस समय मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 704 पे और टारगेट होना चाहिए 640 का। इससे सेल करके चल सकते हैं। तो 704 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स यहाँ पर बेचने की सलाह है और बंधन बैंक भी बेचने की सलाह है। सौमिल को लगता है कि ये फिसलकर 150 रुपए तक आ सकता है। तो ये दोनों कॉल्स आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स में हैं। आप बताइए आस्था जी, आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, 2 कॉल्स देना चाहूंगी, दोनों बैंक साइड पे है। सबसे पहले सिरमा एसजीएस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर एक अच्छी तेजी की तरफ मूव कर रहा है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 855-56 के जोन में। स्टॉप लॉस 790 का रहेगा। टारगेट रहेंगे 925 का पहला, 935, 925 का पहला, 935 का दूसरा। तो पहला काउंटर जो पसंद आ रहा है वो है सिरमा एसजीएस और जो दूसरा काउंटर पसंद आ रहा है वो बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि तेजी अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। 1100 तक जाने की क्षमता इस काउंटर पे है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1030 के आसपास। स्टॉप लॉस बजाज फाइनेंस में रहेगा 985 का। टारगेट इसमें रहेगा 1090 का पहला, 1100 का दूसरा। तो बजाज फाइनेंस में भी खरीदारी करने की सलाह है 1090 और 1100 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस और सिरमा एसजीएस, ये दोनों टॉपिक निकल के आस्था जी की तरफ से। हमारे साथ अमोल आठवले भी है। अमोल जी, आपकी टॉपिक क्या होगी आज? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। 2 पिक्स के साथ जा रहा हूँ, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। एसबीआई कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। बैंक साइड का व्यू है 885 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल कर 925 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 865 का। एक रैली के बाद करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हमने देखने को मिला है। प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन है। 865 एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर वो मेंटेन होता है तो स्टॉक में जो अप ट्रेंड बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 1350 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1430 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 135 का। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। कार्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स, आपकी तरफ से 2 टॉपिक भी आ गई है। चले, वक्त है ब्रेक का। आप सभी मेहमान बने रहें। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इसी तरह के ढेर ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं।
in से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट फिर से बढ़ गई है और जो रिकवरी की जो कोशिश थी वो फिर से फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि निफ्टी में जो कमजोरी है वो है 100 अंकों से ज़्यादा की 25,050 के स्तर आप देखेंगे तो दिन के निचले स्तर के करीब है, आधे % के आसपास की नरमी है। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 450 अंकों के आसपास की, 55,000 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। तो दोनों के दोनों इंडेक्स अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। देखते हैं कि अगले 45 मिनट का जो सत्र बचा है आज बाजार में क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक में मुंबई के 2 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की गई और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताइए क्या चर्चा हुई इस बैठक में? रेलवे सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर, एल&टी, अडानी, गोदरेज और यहां तक कि इन्वेस्टर्स जैसे एसबीआई ने रेलवे के 3 अहम लैंड पार्सल के लिए दिलचस्पी जताई है। ये वो 3 लैंड पार्सल हैं जो कि मुंबई में रीडेवलपमेंट के लिए फ्लोट किए गए हैं। आरएलडीए, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई में 3 ऐसी भूमि है जो कि बांद्रा ईस्ट में है, परेल में है और महालक्ष्मी में है। इसके रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर फ्लोट किया है। रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे इसको रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें जो भी विनिंग बिडर होगा उसको 99 साल की लीज के लिए ये प्रॉपर्टी दी जाएगी और इसका कमर्शियल रीडेवलपमेंट कर पाएंगे। यानी कि जो भी इसका प्रोबेबल विनर होगा या जो बिडर होगा उसके लिए यहाँ पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। यही वजह है कि आरएलडीए की तरफ से आयोजित जो प्री बिड मीटिंग है इसमें एल&टी, अडानी, गोदरेज समेत एसबीआई जैसे इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी जताई है और वो इसमें बहुत इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं कि वो अपनी इसमें क्या जगह बना सकते हैं। आपको बता दें कि जो कंबाइंड रिजर्व प्राइस है इन 3 लैंड पार्सल का वो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मसलन अगर बांद्रा की बात करें तो बांद्रा की जो जमीन है वो 45,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। उसका रिजर्व प्राइस तकरीबन 5400 करोड़ रुपए है और इसके साथ ही साथ उसकी ओपनिंग डेट है 12 नवंबर। परेल की अगर बात करें तो उसका जो एरिया है वो तकरीबन 30,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। बिड ओपनिंग डेट उसकी भी 3 नवंबर है और रिजर्व प्राइस उसका तकरीबन 1800 करोड़ रुपए है। जहां तक महालक्ष्मी के लैंड पार्सल की बात है तो वो उसका रिजर्व प्राइस तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए है। लैंड पार्सल 10,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और उसकी भी बिड ओपनिंग डेट 14 अक्टूबर के आसपास उसको रखी गई है। तो कुल मिलाकर के रेलवे को उम्मीद है कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी। इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में आएंगे, लिहाजा उनके रेवेन्यू काफी बढ़ पाएगा। और दूसरा, चूंकि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे दिया जा रहा है तो आने वाले वक्त में भी ये रेलवे को अच्छा आमदनी का रास्ता यहां पे खुलता हुआ नजर आएगा। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। आगे जो कुछ होता है, जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो भी हम दर्शकों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे और आपको फिर से जोड़ेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है। लेकिन रेलवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बार आईआरसीटीसी के शेयर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आईआरसीटीसी का शेयर लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरे सत्र में आज गिरावट का शिकार हो रहा है। और हमने देखा था कि जीएसटी के बेनिफिट्स को पास ऑन करने का फैसला किया था सरकार ने, आईआरसीटीसी ने, और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, मुझे तो याद भी नहीं है कि रेल नीर का बोतल कब 15 रुपए से कम का मिलता था, अब उसको 14 रुपए भाव कर दिया गया है। आधे लीटर की बोतल की बात करें तो उसको 9 रुपए कर दिया गया है। लेकिन शेयर में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नरमी आ रही स्लाइड बन रहा है। वैसे भी आईआरसीटीसी ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। आस्था जी, आईआरसीटीसी जरा एक बार शेयर चेक करके बताइए क्या होनी चाहिए इसमें रणनीति? जी बिल्कुल, देखिए आईआरसीटीसी की बात करें तो लगातार 3 दिनों की जो हमने तेजी देखी थी, आज उसमें एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया, क्योंकि आज एक वीकनेस इस काउंटर पे हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये वीकनेस अगर एक्सटेंड की, क्योंकि स्पेशली 710 का लेवल अहम हो जाता है इसके लिए, अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर ये 690 के जोन में, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 675 तक भी जा सकता है। तो अभी भी इस काउंटर में वीकनेस लग रही है। आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 720 के नीचे का कोई भी क्लोज होता है तो उसे 690 तक ले जा सकता है। वीक लगता है ये काउंटर। तेजी अगर इसमें होनी है तो वो 740 के ऊपर ही होगी, इसलिए अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। 740 के ऊपर कुछ टाइम टिके या क्लोज देना चालू करे, फिर वापस से 770, 780 के लेवल्स में इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। अभी इसमें वीकनेस लगती है। पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए दूर रहने की राय। 740 के लेवल्स अगर देखें उसके बाद ही अप मूव यहां पर नजर आ सकते हैं। 740 तक के लेवल्स का इंतजार होगा।
तब फिर से इस पर बात की जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, आज के सत्र में TCI एक्सप्रेस के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए एंड TCI एक्सप्रेस में अच्छा खासा एक्शन अब देखने को मिल रहा है। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, हमारी नेटवर्क के साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने बातचीत भी की और उनका ये कहना है कि मार्जिन्स के फ्रंट पर यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, टारगेट्स बना रहे हैं और 13% तक के मार्जिन्स तो इसी साल में वो देख पाएंगे और प्राइस हाइक्स भी प्लान कर रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज है जिसके दम पर हम देख रहे हैं स्टॉक में मूवमेंट, लेकिन टेक्निकली चार्ट चेक क्या कह रहे हैं? गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, हमने एक बहुत मेजर फॉल देखा है स्टॉक में। एक टाइम पे स्टॉक ने करीब 2500 का हाई बनाया और वहां से 600 तक लुढ़क के स्टॉक आया और एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है वो 600 के पास। और हमने देखा है कि वहाँ पे एक, अगर मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी किया है स्टॉक ने। और अब कुछ दिनों से वॉल्यूम पे बाइंग देखने मिल रही है स्टॉक में। 200 DMA भी क्रॉस किया है बहुत सालों बाद स्टॉक ने। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप बहुत ही हेल्दी लग रहा है मुझे, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। और मैं सजेस्ट करूंगा इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बनाए, इसमें पोजिशन लेके रखे और आप इसमें कुछ 6 महीने से 1 साल का समय दे। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा खासा बड़ी अपमूव हमें देखने मिल सकती है। अगर मैं टारगेट्स की बात कर लूँ यहाँ पे तो 1000 रुपए से लेके 1100 रुपए तक के मेरे टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से कुछ 2 से 3 क्वार्टर में आपको देखने मिल सकते हैं। और नीचे अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 680 का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे स्टॉक पे। और अगर इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको छोटे ट्रेड्स के लिए इसमें ट्रेड लेना है तो आप इसमें एक 750 का स्टॉप लॉस लगाए नीचे और ऊपर में टारगेट इसमें 840 का लगाए। दोनों ही कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको लंबे अवधि के लिए भी रख सकते हैं। बट बिकॉज इतने बड़े गिरावट के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, मेरे हिसाब से इसको खरीदारी करके इसमें बने रहना चाहिए और 1000 के आसपास एक बार वापस से रिव्यू करें स्टॉक को। के लेवल्स पर फिर से इसे रिविजिट करेंगे। यहाँ से फर्दर अपसाइड है, नई पोजीशंस के लिए भी सोचा जा सकता है। 766 किस तरह है, एक्सपर्ट का मानना है कि 1000 से 1100 तक के लेवल्स भी यहाँ नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आइडिया फोर्ज के स्टॉक को भी पुल अप करना चाहेंगे। आस्था, गुड आफ्टरनून। आपसे आइडिया फोर्ज पर एक टेक लेना चाहूंगी और स्टॉक न्यूज़ फ्लो के चलते आज फोकस रेडार पर है। अगर आप देखिए, कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है फर्स्ट फोर्ज टेक्नोलॉजी के साथ विद फर्स्ट रीच इन USA। सो बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स बनाकर चल रही है आइडिया फोर्ज, लेकिन 530 के लेवल्स एक अपसर्ज देखने के बाद वापस गेन्स को सरेंडर करता हुआ ये स्टॉक। बिल्कुल मानसी, और देखा जाए तो देखिए लास्ट 2 या 3 दिन में एक रेंज में ये अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बोले तो 520 से 560 के बीच में बन गई है। तो ये 520 से 560 के बीच में ही थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आएगा। मेरे को लगता है कि अभी ये जो इसमें चाल आई है ये थोड़ा और इसको नीचे की तरफ ले जा सकती है और नीचे में मुझे लगता है एक बार 510 505 तक के जोन तक ये काउंटर जा सकता है। तो चार्ट्स पे अभी वीकनेस लग रही है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पार करना जरूरी है 550 556 टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर 556 के अबव जाता है तो ही तेजी इसमें लौट के आएगी, जो इसको फर्दर अपसाइड में हम बोल सकते हैं लेके जाएगी अराउंड 600 तक के लेवल्स तक। वीक लग रहा है अभी चार्ट पे और मोस्टली एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ इस पे नजर आएगा, इसलिए इसमें अभी कोई खरीदारी के मौके ना तलाशे। चार्ट्स हैं फिलहाल दूर रहने की राय इस वक्त आइडिया फोर्ज से। देखेंगे लेवल बेस्ड कामकाज 530 के लेवल्स है, न्यूज़ फ्लो है जिसके दम पर ये फोकस में आया है। टेक्निकली चार्ट्स पे कोई अट्रैक्शन फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और अब आपको ऑप्शन की एक रणनीति बताते हैं। ऑप्शन के चैंपियन हमारे इस खास सेगमेंट में स्नेहा सेठ एंजल 1 से हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने अपनी ऑप्शन की रणनीति हमारे सामने रखी। वही ट्रेड आपके स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर स्नेहा की राय रही 740 की कॉल खरीदने की राय, जो कि 9 रुपए के दाम पर आपको मिलेगी। लक्ष्य यहाँ पर 18 के मानकर चलें।
और यहाँ पर स्टॉप लॉस 5 का आपको मेंटेन करना होगा। अगर ये कॉल वर्कआउट करती है तो मैक्स टू मैक्स मुनाफा यानी कि अधिकतम मुनाफा 9,000 का होने की संभावना है, और अगर ये कॉल रिवर्स जाती है तो फिर मैक्स टू मैक्स नुकसान जो है वो 5,000 का होने की भी संभावना है। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी मजबूती के बीच हम कैश मार्केट में भी ट्रेड देख रहे हैं, और ऑप्शन की रणनीति के तौर पर स्नेहा सेठ के फोकस रेडार पर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें, बिकॉज ये रिस्की हो सकती है। सिनेमा जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। जंगली पिक्चर्स, जो अपनी दमदार कहानियां जैसे राजी, तलवार और बधाई दो के लिए जानी जाती है, उसने अपनी अगली बड़ी फिल्म हक का टीजर जारी कर दिया है। ये एक जबरदस्त कहानी है जो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित है। जंगली पिक्चर्स ने इस फिल्म का निर्माण इंसोमनिया फिल्म्स और बवेजा स्टूडियो के साथ मिलकर किया है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी में गिरावट जो है 100 अंकों से ज्यादा की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों की गिरावट, 55,000 के लेवल को निफ्टी बैंक ने बचाया किसी तरह से, और निफ्टी ने भी 25,000 के लेवल को अब तक तो डिफेंड किया हुआ है। लेकिन आज बाजार में जो सबसे कमजोर सेक्टर है वो है रियल एस्टेट का। इंडेक्स करीब करीब 0.25% नीचे है, और विद इन इंडेक्स डीएलएफ के शेयर में हम गिरावट बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इस वक्त शेयर ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लगातार 6 सत्र से ये शेयर टूट रहा है, और जो सभी क्रूशियल डीएमएज यानी कि डेली मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे आपको कारोबार करता दिखाई देगा। इनफैक्ट जो 200 डीएमए जिसको कि इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है उसके भी नीचे चला गया है। तो क्या 7,000 का लेवल, 700 रुपए का लेवल भी क्या डीएलएफ तोड़ देगा? सोमिल जी एक बार जरा चेक कीजिए। उम्मीद तो ये थी कि नहीं, नवरात्र शुरू होगी, उसके बाद फेस्टिवल सीजन में रौनक आ जाएगी, फिर घरों की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन इस शेयर की गिरावट थम नहीं रही है। क्या करें? अभी गिरावट पर ब्रेक लगेगी या फिर और गिरेगा शेयर ये? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डीएलएफ ने जो करेक्शन दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। डीएलएफ में जो बॉटम बनाया था 2-3 महीने पहले 600 के आसपास, और उसके बाद एक रैली अच्छी देखने मिली। ऊपर में जो टॉप बनाया वो अराउंड 880-890 के आसपास का बनाया। सो वेरी गुड रैली। 2 महीने के अंदर ही बहुत अच्छी रैली देखने मिली। उसके बाद एक करेक्शन देख रहे हैं इस समय। तो ये पूरी रैली का जो 61% रिट्रेसमेंट है वो अराउंड 710 पर है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 61% रिट्रेसमेंट पे, जहां पर स्टॉक एक सपोर्ट ले इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक, यहाँ पर एक सपोर्ट ले और फिर से ऊपर की तरफ रैली शुरू करे। तो आई विल बी वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट स्टॉक्स एंड डीएलएफ, बट यस इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वीकनेस है और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। 710 705 तक डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन दैट वी शुड लुक एट इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक खरीदारी के अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए इस गिरावट को। लेकिन आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगी है। कैबिनेट की आज बैठक चल रही थी और कैबिनेट की ब्रीफिंग स्टार्ट हो गई है, और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। इसके अलावा 2 और स्कीमों को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो कई सारे बैक टू बैक ये डिसीजंस निकल के आए हैं कैबिनेट से, और 1866 करोड़ रुपए के दिवाली बोनस को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कुछ जो ऐलान है इस बैठक से जो निकल के आ रहे हैं, ईटी नाउ स्वदेश ने आपको पहले ही बता दिया था, सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी थी। और शिपिंग सेक्टर के लिए 3 स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, और आज कुल 94,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूर किया है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा हम बात करें तो एक और स्कीम है जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है, वो है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी। और आज हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग वाले जो शेयर हैं, खासतौर से शिपिंग कॉरपोरेशन,
आप जरा शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी दिखाएगा। जी हाँ, 4% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा। और शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्कीम को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो 3 स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी और करीब 70,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है शिपिंग सेक्टर के लिए। अच्छी खबर ये। और आप देखिए डिफेंस वाले जो शेयर हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, मझगांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, सारे के सारे। मझगांव डॉक थोड़ा सा नरम है, सपाट कारोबार कर रहा है, अदरवाइज आपको बाकी शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर एक व्यू चाहिए आपसे आस्था जी। इसका 52 वीक का जो निचला स्तर है वो 130 रुपए के आसपास का है। शेयर फिलहाल 230 का है और ये बढ़िया स्कीमें सरकार की तरफ से मंजूरी वाली आई हैं। आप जरा बताइए कि क्या करना चाहिए शेयर में। आशा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। जी बिल्कुल। अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो 220 का एक अहम सपोर्ट है इस काउंटर को, और आज जिस तरह से न्यूज आई है बिल्कुल तेजी की तरफ दौड़ लगाता हुआ नजर आना चाहिए। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो आराम से 250 तक के इनिशियल रहेंगे। तो 250 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी भी की जा सकती है, लिया है तो होल्ड भी किया जा सकता है। दोनों ही सूरत में स्टॉप लॉस 220 का रहेगा। ठीक है, 220 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं 250 के टारगेट के लिए। और ये निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है पूरी के पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर आप NSE 500 की लिस्ट देखेंगे तो आपको चौथे नंबर पर दिखाई देगा शिपिंग कॉर्पोरेशन का शेयर, करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी के साथ। लेकिन एक शेयर बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आज हमने देखा कि शुरुआत में करीब 10% ये दौड़ गया था, ऊपरी स्तर से नीचे आ रहा है और अब जो तेजी रह गई है सिर्फ 4% के आसपास की रह गई है। वैसे भी अगर आप देखेंगे साल भर के नजरिए में तो एक साल में 35-40% ये शेयर गिरा था। आज देखिए 650 रुपए के आसपास तक गया और खबर यह आई थी कि ब्रिटिश ब्रांड मर्फी रिचर्ड्स और इसके इंटेलेक्चुअल राइट्स को कंपनी खरीदेगी। हालांकि 150 करोड़ रुपए के आसपास की ही डील है, लेकिन ये सस्टेन कर नहीं पा रही है, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। इसको छोड़ते हैं, एक जरा राय लेंगे बैंकिंग स्पेस से सिटी यूनियन बैंक पर। सोमिल जी आप जरा सिटी यूनियन बैंक चेक कीजिए। 200 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है शेयर, आज 3% के आसपास की तेजी। क्या होनी चाहिए रणनीति सिटी यूनियन बैंक में? सिटी यूनियन बैंक में बेसिकली अप ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही अप ट्रेंड है। इस समय ये स्टॉक 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप, आज मोमेंटम भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि 214 के ऊपर एक बार क्लोज मिल जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 204 पर, और ऊपर में मुझे लगता है टारगेट रहेगा 224 एंड 230। सो ये दो टारगेट्स के लिए आप खेल सकते हैं, लेकिन वेट कीजिए ये लेवल को निकालने के लिए। ऊपर में जो 213 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, 2.5 रुपए का वेट आप और कर लीजिए सिटी यूनियन बैंक में, और उसके बाद 214 के बाद 224 और 230 की टारगेट बनेगी। 204 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगाएगा सिटी यूनियन बैंक में, आपके लिए एक मौका बन जाएगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे कि उनकी BTST या फिर STBT के रिकमेंडेशन कल के लिए आज के सत्र में क्या होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। गिरावट बाजार में और गहराती हुई, करीब 110 अंकों की बिकवाली आप निफ्टी में देख पाएंगे। 25,000 के नजदीक इस वक्त बिकवाली का दबाव। ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं निफ्टी में कामकाज। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की गिरावट, 81,721 के स्तर। और इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स और कमजोरी जो है वो हावी होती हुई 55,138 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में भी कामकाज। लेकिन चलिए अब इस वॉलेटाइल मार्केट में हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनके BTST STBT ट्रेड समझ लेते हैं। आस्था, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं क्या कोई BTST STBT ट्रेड लेकर जाना चाहेंगी आप? ओके, आस्था से हम संपर्क नहीं कर पा रहे, फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। सोमल, आप बताएं आपकी तरफ से
कोई BTST STBT ट्रेड? मैं सेल साइड पे ही जाना चाहूंगा और एक स्टॉक मैंने ढूंढा है जो वीक है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे बहुत समय से चल रहा है और 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे आज आया है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आइनॉक्स विंड ये एक स्टॉक है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 151 पर। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे में बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, अराउंड 135 के टारगेट्स मिल सकते हैं इन आइनॉक्स विंड्स, तो इस पे एक ध्यान रखें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइएगा और यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है और ये मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश सेल साइड पर आए हैं, तो 135 के लिए टारगेट, इसे शॉर्ट कर सकते हैं। विंड पर ये एक राय शॉर्ट कॉल टुवर्ड्स डाउन साइड, करीब 4% की गिरावट और ये गिरावट और गहराती नजर आ सकती है। 144 के स्तर पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब वक्त है ET नाउ स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर का। दरअसल सरकारी बैंक्स में विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं प्रकाश, क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास? देखिए, सरकार फाइनेंशियल सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेकर आना चाहती है। प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उसको मद्देनजर रखा जा रहा है। खासकर अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिसमें एक प्रस्ताव ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो मिल जाए, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसमें इंडियन इकोनॉमी में फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। मजबूत बैंक्स होने चाहिए, जो उनका इन्वेस्टमेंट बेस हो, ज़्यादा स्ट्रांग हो। इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि क्या जो FDI लिमिट है उसको 20% से आगे बढ़ा दिया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहा है कि हालांकि सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें जो मिनिमम शेयर होल्डिंग है सरकार की, वो कम से कम 51% बनी रहेगी। साथ ही साथ कई दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं जिसको कि मद्देनजर रखा जा रहा है। खासकर इंडियन इकोनॉमी के करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें सरकार का ये मानना है, जैसे कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि मजबूत बैंक्स होने चाहिए। ऐसे बैंक्स हों जिनके पास स्टेबल फंड फ्लो हो, एडिक्वली कैपिटलाइज्ड हों और इन्वेस्टमेंट बेस जो है काफ़ी स्ट्रांग हो, ताकि जो इंडियन इकोनॉमी की जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है फॉरेन शेयर होल्डिंग नॉर्म्स की बात करें, इस मसले पर RBI और सरकार के बीच में लगातार समीक्षा चल रही है, बैठकें चल रही हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, सर्विस क्वालिटी और कैपिटल फ्लो, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि मद्देनजर रखा जा रहा है, ताकि PSBs को फ्यूचर रेडी बैंक के तौर पर देखा जाए, जो कि इंडियन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। और साथ ही साथ सरकार का मकसद ये भी है कि कम से कम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने चाहिए जो कि टॉप 20 ग्लोबल बैंक्स में शामिल हों। और इस बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। चलिए, तो बिल्कुल फाइनेंशियल्स में नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स पर जोर है। ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी खबरें हमें बताने के लिए। PSU बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक, इस पर लगातार बातचीत होती रहती है सौम्यल, और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र फोकस रेडार पर। आपकी राय क्या होगी? कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स जो आपको पसंद आते हैं? प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक थोड़े से वीक है। जो स्मॉलर बैंक्स हैं उसमें कुछ बेरिश पैटर्न्स नीचे टूटे हैं, जैसे बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये थोड़े से वीक लग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आज सुबह एक्सिस बैंक और कोटक बैंक दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और कल थोड़ा सा अच्छा मूव भी इनमें अच्छा आया था। थोड़ा सा मिक्स बैग है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में कल का लो नीचे की तरफ टूटा
है, प्लस 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे इस समय बैंक निफ्टी चल रहा है। तो थोड़ा सा इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है और मुझे लगता है कि अब ये 20 डेली मूविंग एवरेज तक बैंक निफ्टी आ सकता है, विच इज 54,620। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर है, तो इससे थोड़ा सा कॉशियस व्यू समझ के चलिए, क्योंकि कल का जो लो था वो बहुत ही क्रूशियल था और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो मेरा थोड़ा सा व्यू इन द वेरी शॉर्ट टर्म नेगेटिव है इन द बैंक निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है। लेट मी गिव यू द लेवल्स। एचडीएफसी बैंक में जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो 930 के आसपास है, तो ये 930 तक एचडीएफसी बैंक जा सकता है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, सो थोड़ी सी वीकनेस बन सकती है, बिकॉज दिस इज अ हैवी वेट। उसके सामने पीएसयू बैंक्स अभी भी ऊपर के तरफ है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसमें है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय क्योंकि बहुत अच्छा लेट्स से कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक अच्छा खासा ऊपर के तरफ चल चुका है। आई वुड से कि इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा साइड में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल व्यू पीएसयू बैंक्स में अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए ये रहा कैनरा बैंक में इस वक्त हमें मिलती हुई 123 के लेवल्स पर ये स्टॉक फिलहाल कामकाज करता हुआ। लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। एक बार स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि कितनी मजबूती की चाल आज के सत्र में टाटा इन्वेस्टमेंट में नजर आ रही है। करीब 8 से 9% तक की तेजी आज के सत्र में 8,815 तक के लेवल जहां पर देखे जा रहे हैं। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 25% के गेंस ये स्टॉक दिखा चुका है। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, आइए अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक, टाटा इन्वेस्टमेंट 2 दिनों में इतनी बड़ी तेजी, बिग शो ऑफ द डे। डेफिनेटली मानसी, देखिए कल भी हम देख रहे थे कि टाटा इन्वेस्टमेंट में तेजी हो रही थी और आज की तेजी को अगर मिला लें तो इंट्राडे में तो ये शेयर पहुंच गया था 9,099 रुपए पर, 9,100 रुपए के आसपास। तो 2 दिन में करीब 25% के आसपास की तेजी बन गई है और इस तेजी के पीछे वजह ये है कि कंपनी ने अपने स्टॉक स्प्लिट के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की है वो है 14 अक्टूबर। 1:10 के रेशियो में ये स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है, यानी कि 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला जो शेयर अभी है ये 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 1 रुपए रह जाएगी फेस वैल्यू। तो मतलब उसमें टोटल अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसमें तो बदलाव नहीं होता है, वो तो एज इट इज रहता है। बट ये कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है शेयर की, और लिक्विडिटी बढ़ने से नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर थोड़े से शेयर में एक्टिव होते हुए दिखते हैं और आज एग्जैक्टली वही होते हुए देख रहे हैं। पहली बार ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है और 4 अगस्त को ही कंपनी ने अपने इस फैसले की जानकारी दे दी थी। उसके बाद कुछ जरूरी अप्रूवल्स थे, शेयर होल्डर्स की मंजूरी थी, वो मंजूरी कंपनी को मिल गई है और रिकॉर्ड डेट भी अब हो गई है तय 14 अक्टूबर। यानी कि 14 अक्टूबर तक अगर आपको स्टॉक स्प्लिट का फायदा लेना है तो 14 अक्टूबर तक आपके डीमेट में ये शेयर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। अब आपको बता दें कि 52 हफ्ते के निचले स्तर से शेयर जो है 77% की शानदार रिकवरी दिखा चुका है। 5 साल की बात करें तो करीब 10-11 गुना ये शेयर चल गया है 5 साल में। ये रफ्तार रही है टाटा इन्वेस्टमेंट की। और कोविड के दौरान इसका बहाव जो था 600-650 रुपए के बीच था, वहां से करीब 14 गुना का उछाल आ गया है शेयर में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये दौड़ा है शेयर। अब ये कंपनी करती क्या है, देखिए जैसा कि नाम से जाहिर है टाटा इन्वेस्टमेंट, ये दरअसल मिडिल लेयर एनबीएफसी के तहत कैटेगराइज किया है इसको आरबीआई ने। टाटा ग्रुप की ये इन्वेस्टमेंट आर्म है, यानी कि ये कंपनी इन्वेस्ट करती है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में, चाहे लिस्टेड कंपनीज हो या फिर नॉन लिस्टेड कंपनीज हो, बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, आईटी में, इंफ्रा में, तमाम सेक्टर में, और उसके जरिए ये पैसे कमाती है। यानी कि जो निवेश करती है, जो हिस्सा लेती है, फिर इनको डिविडेंड भी मिलता है, फिर अपने अगर स्टेक को ट्रिम करते हैं तो जो पैसे आते हैं वो भी मुनाफे के तौर पर आते हैं, तो उससे इनकी कमाई होती है। और इनके जो टोटल होल्डिंग है अलग अलग कंपनीज में, उसकी वैल्यू है करीब 30 से 32 हजार करोड़ रुपए के आसपास, ये लेटेस्ट फिगर होनी चाहिए। और मार्केट कैप की बात करें तो 45,500 करोड़ रुपए तक इसका मार्केट कैप पहुंच गया है टाटा इन्वेस्टमेंट का आज की तेजी के बाद। महीने भर में 25%, 6 महीने में 36%, 1 साल में +26%, और 5 साल की बात करें तो 950% के रिटर्न कमा के टाटा इन्वेस्टमेंट ने दिए हैं। और कमाल किया है, कल और आज बेहतरीन रफ्तार रही है शेयर की।
रफ्तार और 25% तक के गेंस जैसे कि आप देख रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक प्राइस में बढ़िया एक्शन है। सोमल, एक क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट पर। टाटा इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, कंसोलिडेट हो रहा था ये स्टॉक फ्रॉम मार्च 2024 वीकली चार्ट्स देख रहा हूं मैं, और ये बड़ा सा कंसोलिडेशन जो है जो ऊपर की तरफ टूटा है। अगर मैं वीकली डेली चार्ट्स देखूं, डेली चार्ट्स में भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। अगर आप देखें लास्ट 2 महीने के चार्ट्स को तो 2 महीने में एक अच्छा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। सो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव। मुझे लगता है कि ऊपर में 10,000 के लेवल्स ये छू सकता है। इन द शॉर्ट टर्म प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। हावेवर जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पोजिशनल व्यू लेने की कोशिश कीजिए, एक पोजिशनल ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, और जिसके ट्रेड्स हैं वो अराउंड 7,500 के आसपास का एक सपोर्ट मान के चलिए, और उसके नीचे मैं नहीं समझता कि ये स्टॉक जाएगा, तो इसे एक स्टॉप लॉस की तरह लीजिए, और ऊपर में 10,000 प्लस के टारगेट्स मुझे लगते हैं कि अचीवेबल हैं। ठीक है, 10,000 तक के टारगेट अचीव हो जाएंगे। 7,500 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वैसे सोमिल जी ने सही कहा कि आप ना इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड मत कीजिए, पोजिशनल व्यू रखिए या फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। नाम में भी इन्वेस्टमेंट जुड़ा है और ये ट्रेडिंग वाला शेयर है नहीं है। अगर आप ये उम्मीद करके कि इसमें शॉर्ट टर्म कुछ गेन हो जाएंगे, फिर वो नहीं होगा इसमें। उसके लिए आप अवॉइड कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा रखना है तो 10,000 के टारगेट आपके स्क्रीन पर सोमिल जी की तरफ से 7,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, आपको ट्रेड नहीं लेंगे। और निफ्टी मतलब पिछला 1.5 घंटा ना एक रेंज में ही निकल गया। 100 अंक नीचे निफ्टी की क्लोजिंग होने जा रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 450 अंक नीचे निफ्टी बैंक क्लोज कर रहा है। 4 सत्र की गिरावट निफ्टी में हो गई। कल के सत्र को छोड़ दें तो 4 में से 3 सत्र निफ्टी बैंक में भी हम कमजोरी अब देख चुके हैं, और कमजोरी किसके चलते हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये शेयर आज कमजोर हुए। ऑटो में हीरो मोटो, बजाज ऑटो में हमने टाटा मोटर में कमजोरी देखी। IT में टेक महिंद्रा, विप्रो, ये शेयर कमजोर हुए। इन्फोसिस के शेयर में भी आज हमने नरमी देखी। आज हमने ये देखा कि जो पावर वाला जो खेमा रहा है, पूरा एनर्जी बास्केट आप कह लीजिए, वहां पर थोड़ी गर्मी दिखी। पावर ग्रिड हो गया, NTPC, इसके अलावा हमने देखा ONGC, ये कुछ शेयर्स हैं जो तेजी वाले शेयर रहे। और कंजम्पशन में भी मारुति सुजुकी ने नया रिकॉर्ड आज बनाया है। 16,000 रुपए के ऊपर तो ये शेयर चला ही गया था। आज फिर से इसमें 1% के आसपास की करीब तेजी रही है। इसके अलावा इंडियन बैंक ने नया रिकॉर्ड बनाया, करीब 2% के आसपास की तेजी इसमें रही। HUL का शेयर करीब 1% चला आज। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये शेयर शामिल रहा। तो कंजम्पशन से थोड़ा सपोर्ट मिला तो है, लेकिन ऑटो मतलब FMCG शेयर चल रहे हैं, लेकिन ऑटो शेयरों में हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। सेलेक्टिव ऑटोज में आज के सत्र में ये तेजी रही, लेकिन आज के लिए बस गनीमत ये रही कि निफ्टी ने 25,000 के लेवल को होल्ड किया और निफ्टी बैंक ने 55,000 के लेवल को बचाया है। क्लोजिंग हो रही है 55,131 पर, और निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो 25,060 पर आज का सत्र क्लोज हुआ है। 108-109 अंकों के आसपास की गिरावट हमने देखी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 12 में से आज हमने देखा कि 10 शेयर कमजोरी वाले रहे। सिर्फ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो 2 शेयर रहे हैं, ये मजबूती के साथ बंद हुए हैं। SBI आज हमने देखा कि 880 तक गया, लेकिन उसके बाद उसने गेंस को सरेंडर कर दिए। ये रही है आज बाजार की स्थिति। देखते हैं कल क्या होता है, क्या संकेत आते हैं आज अमेरिकी बाजारों से, उसके बाद कल की रणनीति हम बनाएंगे। लेकिन सोमिल जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपने व्यूज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए और बेहतरीन कमाई की ट्रेड्स बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कल की तैयारी आपकी हम करवाएंगे थोड़ी सी आज ही। छोटे से ब्रेक के बाद आपको नए शो में अपने नए सहयोगी के साथ जोड़ेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।